गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपको भौतिक विज्ञान क्लास 9th में वृत्तीय गति पढ़ानी है। कोविड-19 को देखते हुए आपके सिलेबस में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ तक इस चैप्टर को हमने आपको कम्प्लीटली पढ़ाया था और अभी हम रिवाइज कर रहे थे, तो उस सिलेबस को आपको अभी कोई बात हमने नहीं की। लेकिन अगली कक्षा में यानी कि अगले हफ्ते में मिलने वाली कक्षा में हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। जो कोर्स रिड्यूस किया गया होगा, घटाया गया होगा, उस कोर्स को आपको नोट करा दिया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो कल आपको पढ़ा दिया गया था कि सरल रेखीय गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से प्रूव करना। तीनों समीकरण हो गए थे। अब आपके सिलेबस में अगला टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है विशेष अवस्थाएं। विशेष अवस्थाओं का मतलब क्या है? विशेष अवस्थाएं। अब देखिए, विशेष अवस्थाओं का क्या मतलब है कि एक जो आपको बताया गया अभी तक कि कोई वस्तु है जो सरल रेखीय गति कर रही है। अब सरल रेखीय गति में जो आपको समीकरण बताया गया, वह अभी तक आपको बताया गया कि वो एक प्लेन पर इस जगह से गति करती हुई इस जगह जा रही है। ऐसी सारी गतियों का निरूपण आपको समझाया गया। लेकिन सरल रेखीय गतियां और भी अवस्थाओं में होती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी तल के लंबवत ऊपर की तरफ फेंक दे रहे हैं। तो जब ऊर्ध्वाधर पृथ्वी तल के लंबवत ऊपर की तरफ फेंक दे रहे हैं, तो ये वस्तु एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगी और यहाँ इसका वेग 0 हो जाएगा और पुनः इसी मार्ग पर यह वस्तु वापस आएगी। तो यह भी एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। यानी कि सरल रेखीय गति और भी हो सकती है। एक सरल रेखीय गति हो सकती है अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकी जाए, और एक हो सकती है कोई वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंकी जाए। तो ये दो सरल रेखीय गति के और उदाहरण हो गए। तो ऐसी स्थितियों में सरल रेखीय गति के समीकरणों को हम कैसे दर्शाते हैं? तो जब हम ऊर्ध्वाधर गति करते हुए पिंड के बारे में चर्चा करते हैं, तो दो स्थितियां बनती हैं। कि पहली स्थिति बनती है कि जब कोई पिंड सरल रेखा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए। तो देखिए यहां क्या स्थिति बनती है, कुछ चीजों परिवर्तन होता है। यहां हम प्रारंभिक वेग u को तो u ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम वेग v को हम v ही रखते हैं। लेकिन चली गई दूरी को समतल में s रखते हैं, तो इसमें ऊर्ध्वाधर की दशा में h रखते हैं। यहां त्वरण को a रखते हैं, तो यहां त्वरण को g रखते हैं। समय t यहां भी था और समय t यहां भी है। ये हो गया समतल में और ये हो गया ऊर्ध्वाधर गति की दशा में। अब देखिए, अब जो गति के तीनों समीकरण हैं वो कैसे बनेंगे?
तो ऊर्ध्वाधर गति की दिशा में जो गति का पहला समीकरण बनेगा वह बनेगा v बराबर u, अब देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, u माइनस जी टी। आपका पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां देखिए जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण g है वह नीचे की तरफ काम करता है, तो ये क्या होता है, ऋणात्मक दिशा में काम करता है, इसलिए u माइनस जी टी हो जाता है। और h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और क्या हो जाएगा कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये कब की स्थिति में बना, ये तीनों समीकरण तब बने जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया। तो जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वह वस्तु के गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। और जब गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो पहला समीकरण बनेगा v बराबर u माइनस जी टी, दूसरा समीकरण बनेगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा बनेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये हो गया। तो ये उस दशा में गति के समीकरण हैं, इनमें आप मानों को रख करके सवाल लगा सकते हैं। दूसरी स्थिति बनती है कि जब वस्तु स्मॉल जी त्वरण से ऊपर से प्रारंभिक वेग u से फेंकी जाए और ऊपर से नीचे स्मॉल जी त्वरण से गिर रही हो। दूसरी कंडीशंस क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन बनेगी कि जब वस्तु प्रारंभिक वेग स्मॉल u से ऊपर से नीचे फेंकी जाए, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें फिर अभी तुलनात्मक हम बता देंगे। तो जब स्मॉल u वेग से ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो समीकरण क्या होते हैं, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस जी टी, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को स्मॉल u वेग से ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो ये विशेष स्थिति में दूसरी स्थिति बन गई। और तीसरी स्थिति बनती है, अब ध्यान देने की चीज यहां है कि जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही थी तो समीकरण सब यही थे, g का मान ऋणात्मक होने के नाते यहां ऋण चिन्ह था, g का मान ऋणात्मक होने के नाते यहां ऋण चिन्ह था, g का मान ऋणात्मक होने के नाते यहां ऋण चिन्ह था। अब स्थिति बनती है कि जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u बराबर 0 से नीचे की तरफ फेंका जाए, या इसको हम मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पतन की अवस्था, मुक्त पतन की अवस्था। मुक्त पतन की अवस्था में क्या होता है, जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को h ऊंचाई से स्वतंत्रता मुक्त पतन की अवस्था, किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग स्मॉल, किसी वस्तु को ऐसे ही ऊपर ले गया और ले जाकर के किसी ऊंचाई से छोड़ दिया और नीचे की तरफ गिरने लगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि
स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जा रहा है, इसलिए प्रारंभिक वेग क्या हो रहा है, u बराबर 0। अब देखो समीकरण आपके पास कौन कौन से थे जब नीचे की तरफ आ रहा था, तो पहला समीकरण था v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा समीकरण था h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण आपका था कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए इन तीनों समीकरणों से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों समीकरणों में हम u के मान को 0 रखेंगे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो जब ये तीनों 0 होंगे तो समीकरण क्या बनेगा, पहला बनेगा v बराबर gt, क्योंकि ये u 0 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 होगा मुक्त पतन में। दूसरा क्या होगा, h बराबर 1/2 gt स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 होगा। और ये क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, सॉरी u 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर बराबर 0 हो गया, और प्लस 2gh, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो मुक्त पतन की अवस्था में क्या होगा कि u सब 0 हो जाएंगे, ऊपर से नीचे आने वाले पद में u को 0 कर दिया। तो 3 अवस्थाएं और विशेष हो गई कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए, जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए, और जब वस्तु किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिरने के लिए छोड़ दी जाए, तो ये समीकरण निकल के आते हैं। तो ये 3 समीकरण विशेष अवस्थाओं में 3 समीकरण और बन गए। अब अगला टॉपिक आपके बुक में दिया गया है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, अब देखिए वृत्तीय गति क्या चीज होता है, हम इसको सरलता से समझ सकते हैं। जब हम किसी धागे में एक सूक्ष्म तथा भारी पिंड को बांधकर तेजी से घुमाते हैं, तो पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। इसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखिए जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए नट है, नट को आपने एक धागे में बांधा और धागा बांधने के बाद उसका एक किनारा पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको घुमाने लगे, तो घुमाने लगे तो क्या होगा कि वह एक वृत्त के पथ पर गति करने लगेगा, और जब वो वृत्त के पथ पर गति करने लगेगा तो इसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। अब व्यवहार में जो वृत्तीय गति होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक क्षैतिज वृत्त में गति, जैसे आपका सीलिंग फैन है ना, ये सीलिंग फैन क्या कर रहा है कि जब आप चलाते हैं तो ये पृथ्वी जो आपका फर्श है, इस फर्श के बिल्कुल समानांतर ऐसे गति कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में जब हम किसी पिंड को ऐसे घुमाते हैं कि उसके जो वृत्त का क्षेत्रफल है, जो वृत्त का पृष्ठ है, वो क्या करता है, वह बिल्कुल पृथ्वी के तल के या फर्श के तल के समतल में हो, तो ऐसी गति को क्षैतिज वृत्तीय गति कहते हैं। सीलिंग फैन के जो पंखे हैं ये क्षैतिज वृत्तीय गति कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है, ऊर्ध्ववृत्तीय गति। जैसे ऊर्ध्ववृत्तीय गति का मतलब क्या होता है कि जब हम टेबल फैन चलाते हैं तो टेबल फैन के जो पंखे होते हैं वो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहे होते हैं,
और वो पृथ्वी तल के लंबवत होते हैं। जो उसका तल होता है, घूमने का जो पृष्ठ होता है, वह क्या होता है, पृथ्वी तल के लंबवत होता है, तो उसे ऊर्ध्ववृत्तीय गति कहते हैं। तो जो वृत्तीय गति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है क्षैतिज वृत्तीय गति, क्षैतिज वृत्तीय गति, और दूसरा होती है ऊर्ध्व वृत्तीय गति। यानी कि जो वृत्तीय गति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक क्षैतिज वृत्तीय गति होती है और एक ऊर्ध्व वृत्तीय गति होती है। अगला टॉपिक आपका है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसका वेग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका वेग ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या होता है, देखिए जरा। मान लीजिए कि कोई आपको फर्स्ट ईयर में वृत्तीय गति से संबंधित पूरा चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां पर आपको इसका शार्ट परिचय दिया जा रहा है, बस जानकारी हो जानी चाहिए। तो क्या किया गया कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसका वेग कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं। तो वृत्तीय गति में पिंड का वेग, पिंड का वेग। तो वृत्तीय गति में पिंड का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, जरा इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है, ये उसका वृत्तीय मार्ग है और इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r मीटर है। तो क्या होगा, यह एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, यह एक चक्कर में इस वृत्त की परिधि के बराबर दूरी चलेगा। तो एक चक्कर में, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। यानी एक चक्कर में कुल कितने मीटर ये चल जाएगा, 2πr मीटर चलेगा। यदि एक चक्कर का समय क्या हो, स्मॉल t हो, तो पिंड का वेग ये बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो क्या हो गया, चली गई दूरी कितनी है, v बराबर हो जाएगा 2πr और बटे समय t। इस सूत्र से आप वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक आपको दिया गया है। कुछ वृत्तीय गति के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना या सूर्य के चारों ओर ग्रहों को घूमना, यह वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को आप हल कर लीजिए। आंकिक प्रश्नों को हल कर लीजिए। कुल आंकिक प्रश्न आपके दिए हुए हैं, 16 आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, जो पुस्तक हमारे हाथ में है। आपकी पुस्तक में क्या दिया गया है वो आप हल करेंगे तो पता चलेगा। तो आंकिक प्रश्न हम 2-4 देख लेते हैं। देखिए 2-4 आंकिक प्रश्नों को देखा जाता है। पहला आंकिक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विरामावस्था से गति प्रारंभ करके विरामावस्था से
से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। अब सवाल को एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके, इतनी सी बात से क्या समझ में आ रहा है कि इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वह u बराबर क्या है, 0। अब क्या कह रहे हैं, एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में, यानी t बराबर क्या है, 20 सेकेंड है। उसके बाद वेग इसका v बराबर क्या प्राप्त कर ले रहा है, v बराबर प्राप्त कर ले रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहे हैं कि साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो औसत त्वरण ये बराबर हो गया अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। अब क्या करेंगे, ये प्रारंभिक अंतिम वेग कितना हो गया, ये कितना प्राप्त कर ले रहा है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऋण प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 और बटा समय अंतराल 20। ये बराबर हो गया 4 इकाएं 4, 4 पंजे 20, या बराबर हो जाए 0.5×10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है, ऐसे लिख दो। ये बराबर हो गया 0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला सवाल है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सवाल कह क्या रहा है। प्रश्न में है कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक वेग दिया है u 0, समय अंतराल दिया है 20 सेकेंड, अंतिम वेग दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो औसत त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग 4 है, प्रारंभिक वेग 0 है, समय अंतराल 20 है। तो हल किया हमने तो 1/5 आ गया बराबर 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही आप सवालों को हल करिएगा। एक सवाल 5वां हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 20 के सवालों को हल करिएगा। आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कार 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
की दर से त्वरित होती है। एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। त्वरित होती है। तो कह रहे हैं 2 सेकंड में इसकी वेग वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड में इसकी वेग वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या दिया है? त्वरण दिया है। तो त्वरण का मतलब होता है 1 सेकंड में होने वाली वेग वृद्धि। क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो 1 सेकंड में वेग वृद्धि हो रही है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 सेकंड में वेग वृद्धि क्या हो जाएगी? तो 2 सेकंड में ऐसे लिखिए, 2 सेकंड में वेग वृद्धि ये बराबर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणे 2 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड से ये सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका उत्तर आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आगे ले लीजिए। 5वां बताया, 8वां देख लीजिए। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक वस्तु विरामावस्था से से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। एक समान त्वरण से चलती है। वस्तु 160 मीटर का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी? तो वस्तु 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी? का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी?
कितने समय में प्राप्त कर लेगी, इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी, इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। अब जरा सा इस सवाल को देख लीजिए। एक वस्तु विरामावस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी, इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी, ये आपका सवाल है। तो इसमें देखिए दिया क्या क्या चीज गया है और कैसे इसको हल करना है। इसमें दिया गया है कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, क्योंकि क्या कह रहा है, विरामावस्था से, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, विराम में है। एक समान त्वरण a का मान दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है कि वस्तु का वेग 160 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो v बराबर क्या है, 160 मीटर प्रति सेकेंड। निकालना क्या है, t बराबर क्या। अब इसमें गति का पहला समीकरण लगेगा, क्योंकि गति के पहले समीकरण में u है, a है, v है, t है। तो हम क्या कहते हैं, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस at। देखिए तो v का मान क्या आपको दिया हुआ है, 160 इज इक्वल टू u 0 है प्लस a का मान दिया 8 और गुणे t, यानी कि 160 बराबर 80। तो t बराबर क्या हो गया, 160/8 बराबर 8 2 जा 16, 2 और 0 सेकेंड। यानी कि वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी ये वेग, 20 सेकेंड में। अब पूछ रहा है कि इतने समय में वह कितनी दूरी तय कर लेगी, s पूछ रहा है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, s बराबर u 0 है, t 20 है, प्लस 1/2 गुणे a 8 है और t क्या है, 20 है का स्क्वायर है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो 0 हो गया ये पार्ट, इसको क्या कर दीजिए, 2 चौक 8। तो s बराबर हो गया 4 गुणे देखना है 20 गुणे 20। कैसे 4 हुआ, ये 2 से कटा 8, तो ये बराबर हो गया, देखो 0 0 2 0 है, 2 दुआएं 4 चौके 16, यानी 1600 मीटर ये दूरी तय कर लेगा। ये रहा आपका सवाल का 2 उत्तर। 2 प्रश्न थे, एक प्रश्न था कि कितने समय में, तो इसका उत्तर आया 20 सेकेंड में, और दूसरा था कितनी दूरी तय करेगा, उसका उत्तर आया 1600 मीटर। तो इस तरह से आपको जितनी आपके अभ्यास पुस्तक में सवाल दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप हल करिए और हल करने के बाद पुनः जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उन प्रश्नों को आप पूछिए व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप में कमेंट करके। हम आपको उन प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। ये 2-3 मॉडल प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। मुझे लगता है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप अब पूरे जो भी आपकी पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को सरलता से हल कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हमारी आपकी फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।